स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मैं मित्रों आप सबके बीच में पर्यावरण और परिस्थिति का नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि लूसेंट बुक से है मित्रों। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर परीक्षा में मित्रों कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें तो लगभग 10 क्वेश्चन सिर्फ पर्यावरण से उठा करके दे रहा है। तो हम इसको बारीकी से पढ़ेंगे मित्रों, समझेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे मित्रों। तो चलिए ना देर करते हुए इस हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है मित्रों पर्यावरण और एवं सतत विकास कह रहा है कि पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक फ्रेंच शब्द से हुई है, जो कि इन्वायरमेंट है, सॉरी इन्वर्नड है। तो ये जो मित्रों ये फ्रेंच है, फ्रांसीसी शब्द है, उसी से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है कि घेरना या घिरा हुआ। कह रहा कि प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को क्या करते हैं कि प्रभावित करते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश जो क्या है मित्रों पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों जैसे कि जीव जंतु है, वनस्पति है और सूक्ष्म जीव आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही मित्रों क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। यानी मित्रों कहा जाए कि शॉर्टकट में कि हम जो भी अपने आंखों से वस्तुएं देखते हैं पृथ्वी पर या ऊपर वायुमंडल में, तो एक प्रकार से वो क्या है, हमारा पर्यावरण का ही वो पार्ट है। तो जीव जंतु वनस्पति और सूक्ष्म जीव इसमें सब शामिल होते हैं, तो उनको सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है मित्रों, पर्यावरण कहा जाता है। अब कह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986 के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट है, के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। यानी मित्रों क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार। इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक एवं अजैविक तथा जैविक संगठकों को शामिल किया जाता है। पर्यावरण में जो मित्रों शामिल किया जाता है वो क्या शामिल किया जाता है, अजैविक तथा जैविक। अजैविक का मतलब क्या होता है कि वो निर्जीव निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो, और जैविक का मतलब क्या होता है मित्रों, जिसमें जान हो। तो इन निर्जीव और सजीव संगठनों को शामिल किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, मतलब कि स्थिर नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना, ये सब होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, सहनशीलता परास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण के अब प्रकार। पर्यावरण के जो मित्रों प्रकार हैं वो कितने हैं, 2 प्रकार हैं। एक जो है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा जो है मानव निर्मित पर्यावरण। मतलब मित्रों एक ये कहा जाए कि ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, जिसमें से क्या आता है प्राकृतिक पर्यावरण में, भूमि आ गया, जल हो गया, ये वायु हो गया, पादप यानी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। तो ये सारे टोटल मिलाकर के क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल भी आता है, जल मंडल भी, और वायुमंडल जैव मंडल को समाहित किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के ही अंतर्गत मित्रों ये क्या है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इन सबको समाहित किया गया है। अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण वो होता है जो कि मनुष्यों ने उसे खुद बनाया है। मनुष्यों ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य क्या कहलाता है, मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुलन, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन,
संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो मनुष्यों ने खुद से तैयार किया हुआ है वो हमारा क्या होगा, मानव निर्मित पर्यावरण होगा। और जो ईश्वर ने हमें दिया है वो एक प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, मानव निर्मित पर्यावरण में फसल उत्पादन, वाणिज्यिक व्यापार, औद्योगिक जो धंधा है, कंपनियां वगैरह, परिवहन हो गया, ये सब जो है वो क्या है, हमारा मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है या अंग है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के संघटक। कह रहे हैं कि पर्यावरण के संघटकों को 3 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। कौन कौन? तो ये पहला है भौतिक एवं अजैविक संघटक। भौतिक और अजैविक संघटक के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, वो हो गया हमारा स्थल, वायु और जल। ये क्या है, भौतिक और अजैविक संघटक के उदाहरण है। और जैविक संघटक के उदाहरण क्या है, इसमें पादप हो गया, पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गए, जंतु हो गया, या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हो गए, वो जैविक संघटक है। क्या है मतलब इसमें मित्रों, ये सब क्या है, एक प्रकार से इसमें जान है, ये सजीव प्राणी है। तो हमने ऊपर ही पढ़ा कि जैविक जो होता है उसमें जान होता है, और अजैविक में क्या होता है कि वो मृत होता है। वो स्थल क्या है, वो मृत ही है, वायु और जल। तो ये क्या है मित्रों, ये मृत है, इसलिए अजैविक है, भौतिक है। और जैविक संगठक जो वो है जिसमें जान होता है, तो पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव में काउंट किए जाते हैं, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा संगठक, ऊर्जा संगठक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा यानी जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य द्वारा, और भूतापीय ऊर्जा जो ताप के द्वारा निकलता है, उत्पादन होता है, इसको सम्मिलित किया जाता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऊर्जा संगठक के उदाहरण जो है वो क्या है, या फिर पूछ देगा कि सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये कौन से संगठक है, ऊर्जा संगठक है, जैविक संगठक है, या भौतिक अजैविक संगठक है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऊर्जा संगठक सही करेंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं जो है वो क्या क्या है। तो क्या है पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं, जैविक और अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहा जाता है। मतलब कि जीवित और अजीवित जितने भी तत्व हैं उसके योग को क्या कहा जाता है मित्रों, पर्यावरण कहा जाता है। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन भी होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है तथा विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न ये होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर भी आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। पर्यावरण समानता पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। अब ये मित्रों वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है कि मित्रों हर साल एक सूचकांक तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों की जो रैंकिंग है सम्मिलित की जाती है। उसमें देखा जाता है कि हमारे जो देश की प्रणाली है, सूचकांक है, वो कैसा है, कितना अच्छा प्रदर्शन किया, पर्यावरण कहाँ ठीक है, कहाँ मतलब कि कम है, जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं है, उसके आधार पर वो गणना की जाती है। तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन जो सूचकांक है वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, ये रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरण स्थिति और देशों को स्थिरता को मापता है कि कितना पर्यावरण संतुलन में है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष कब 2002 में येलो सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक? तो 2002 में शुरू किया गया था। और किसके सहयोग से किया गया था? तो ये
ये है हमारा जो यूनिवर्सिटी है, येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से ये शुरू किया गया था। ये थोड़ा लंबा है मित्रों, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। है वैश्विक पर्यावरण संस्था की स्थापना की गई। और इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं परिवर्तन से है। नेक्स्ट है मित्रों कि गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ग्रीन पीस है इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है, जो कि कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। इसके कार्यालय कितने देशों से अधिक देशों में है, तो ये 55 से अधिक देशों में है। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है इसका कार्यालय 55 से अधिक देशों में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी में है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। नेक्स्ट है मित्रों, ये कुछ अवधारणा है जो कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी ओपिनियन रखा, अवधारणा रखा। देखते हैं मित्रों इन्होंने क्या रखा है। आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता और स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोल विदों एवं पर्यावरण विदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया और पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जो कि हम मित्रों देखेंगे। कह रहा है कि नियतिवादी अवधारणा, ये एक अवधारणा था जो कि नियतिवादी था। इसको किसने दिया था, तो एफ रेटजेल, मतलब पर्यावरणविद थे ये, उन्होंने दिया। इन्होंने क्या बताया कि मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतिवादी अवधारणा को जन्म दिया। इनके अनुसार मानव जीवन की प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया है और अर्थात मानव की उन्नति, अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर ही निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपागम प्राकृतिक में मनुष्य को बनाया है, सिद्धांत पर आधारित है, मतलब मनुष्यों ने अपना से कुछ नहीं किया, प्रकृति के द्वारा सब कुछ दिया गया है। इनका अवधारणा ये था, आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय है, मतलब कि जो भी वो होता है वो प्रकृति के अनुसार होता है, मानव का इसमें कोई रोल नहीं होता। इस सिद्धांत का प्रभुत्व कब तक बना रहा, 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक थे कौन, नियतिवादी जो अवधारणा है मित्रों, इसके समर्थक भी थे। कौन कौन थे, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर, ये भूगोलवेता थे। इन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हाँ ये सही है। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेताओं ने की थी, लेकिन ये जो अवधारणा था नीतिवादी, कुछ ने सपोर्ट भी किया और कुछ ने मतलब आलोचना भी की। तो फ्रांस के जो भी भूगोलवेताओं थे उन्होंने इस नीतिवादी अवधारणा को क्या किया कि वो आलोचना किया, मतलब सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को।
और दूसरा है कि संभववादी अवधारणा। इसके कौन थे ज्ञाता? ये थे विडाल डी लबास। ये नियतिवादी अवधारणा के आलोचक थे। ये संभववादी धारणा को जन्म दिया। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रोंज, ईशा, बोमेन, एल्फ्रेवे, डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। ये सब भूगोलवेत्ता थे जो समर्थन करते थे संभववादी अवधारणा को। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। मतलब कि मनुष्य इनके अनुसार प्रकृति को क्या कर सकता है, वो बदल सकता है। इनकी अवधारणा ये था, यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इनकी ये अवधारणा थी विडाल डी लबास की, और इनके जो समर्थक थे ब्रोंज, ईशा, बोमेन, एल्फेरवे और डिमांजिया की। कह रहे कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये एल्फ्रेवे ने किया था। अब एक और अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं को खंडन करती है। मतलब ये दोनों का खंडन करती है, संभववादी अवधारणा को भी और नियतिवादी अवधारणा को भी खंडन करती है। इस अवधारणा ये दोनों अवधारणा अतिवादी अवधारणाओं को खंडन करती है। ये ग्रिफिथ टेलर एवं O.H. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं के प्रकृति की एक पक्षीय दोहन विनाशकारी हो सकता है। इनका ये कथन था ग्रिफिथ टेलर का। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ का नीति अपनाने को कहा। किसने रुको और जाओ का नीति अपनाने को कहा? तो ग्रिफिथ टेलर। बताया नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं। बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास है नौ नियतिवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। और एक और अवधारणा था मित्रों सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। इस अवधारणा के जो विचारक थे, जनक थे, वो कौन थे? ये कार्लो सावर थे। इनके अनुसार मानव अपनी तथा अपनी संस्थाओं का उपयोग, संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। इनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति और हमारी वर्तमान परिस्थितियों एवं आर्थिक उन्नति की निर्धारित करती है उन्नति को। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की है। जो सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा है मुख्य रूप से किस देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त मित्रों की है। तो मित्रों मैं ऐसा करता हूँ कि हमने जो भी पढ़ा आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है मित्रों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मित्रों इसके बाद का जो पार्ट आएगा मित्रों, इसके बाद से जो भी छूटा हुआ है मित्रों वो आएगा। हो सकता है कि मित्रों की 10 या 12 या 14 या 15 भी वीडियो बनता है मित्रों, क्योंकि ये जो टॉपिक है मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और अपने मित्रों के बीच में साझा कीजिए। तो चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।